आंखों को नींद ने घेरा है और चारों ओर अंधेरा है, मेरे इंतजार का अंत नहीं ना रात का कोई सवेरा है। पलकों पर बोझ है सपनों का और होठों से खामोश हूँ मैं। ये कैसा खाना बदोश हूँ मैं, ये कैसा खाना बदोश हूँ मैं। Anybody listening to this, watching this, और वो स्टैमर करते हैं, बढ़िया एग्जांपल है उनके सामने कि एक परफॉर्मर बैठा है। ये लगता था कि ये आपको होल्ड बैक करेगा लाइफ में किसी भी एंगल से, या मैं आगे का सोचता ही नहीं था, आज भी नहीं सोचता हूँ। मैं 5 मिनट आगे का नहीं सोचता यार। क्यों सोचना है आगे क्या होगा, होल्ड बैक करेगा, क्यों सोचना है। तो मैं स्टैमरिंग के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ, जो कि टेक्निकल चीजें हैं। ये बोलने की प्रॉब्लम नहीं होती, ये सुनने की प्रॉब्लम होती है। आधी ज्यादा दुनिया तो स्ट्रगल इसी में करती है, क्या करने के लिए बने हो पता लगाने में उम्र निकल जाती है, क्योंकि वो ड्रीम कर रहे हैं। प्रेजेंट में अगर आप सच में रहना चालू कर दोगे तो ये जो आप बात बोल रहे हो, ये भाई 50 मेडिटेशन रिट्रीट्स के बाद में समझ में आती है लोगों को। आप नए जो यंग आर्टिस्ट हैं, बच्चे हैं, लिख रहे हैं, अभी लिखना चाहते हैं, उनको क्या सलाह दोगे आप? कैमरा से बचो। मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि जो बीज है ना, वो अंधेरे में फटता है, क्या उसको अंधेरे में फटने दीजिए। आर्टिस्ट ऑल काइंड्स नशे करने क्यों पड़ते हैं उन्हें? इवन आप अपने दोस्तों में भी आपको दिखता है कि आई एम मोर क्रिएटिव व्हेन आई स्मोक अप। ये ना आपके प्रोसेस में जनता के सामने तक आने में इतने सारे स्टेजेस हैं जहाँ पे इंसान गिव अप कर सकता है। देखो, इस सवाल को ना मैं बहुत सारे तरीकों से आंसर कर सकता हूँ। सो लेट्स ट्राई अ फ्यू। हाँ, विक्रम भाई, स्वागत है आपका फाइंड योर अल्ट्रा पॉडकास्ट में। बहुत शुक्रिया विपिन भाई। मुझे बहुत खुशी है आप बॉम्बे से आए हैं और रिकॉर्डिंग करने का मौका मिल रहा है। सो नाइस। सो आज बात करते हैं। अच्छी बात यह है कि ना आप मुझे जानते हो ना मैं आपको ज़्यादा जानता हूँ। हालांकि मेरे पास थोड़ी एडवांटेज ये है कि मैं आपका कंटेंट देख पाया हूँ काफ़ी, तो मुझे थोड़ी सी एडवांटेज ये है कि एटलीस्ट आई नो योर वर्क। पर हाँ, जानते हैं एक दूसरे को इसी कॉन्वर्सेशन में। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं शुरुआत। सो जो इस पॉडकास्ट का फॉर्मेट है, जैसे हम करते हैं, आई वॉन्ट टू गेट टू नो द पर्सन पहले, कि आप कहाँ पैदा हुए थे, कैसा आपका बचपन था, कुछ उसके बारे में बताइए, सो दैट वी गेट अ कॉन्टेक्स्ट एंड द पिक्चर ऑफ वेयर यू कम फ्रॉम। मैं अमृतसर पंजाब से बिलोंग करता हूँ, और मेरा बचपन वैसा ही था जैसा किसी भी पंजाब के लड़के का होता है उन दिनों, 90s किड का। लेकिन ये है कि अगर आज मैं पीछे देखता हूँ रियर व्यू मिरर में, तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा तो इंट्रोवर्ट टाइप था मैं। क्योंकि जैसे हम पंजाब को इमेजिन करते हैं ना, कि 50-50 लड़के बाइक्स पे घूम रहे और लड़ाइयाँ कर रहे, और वो जैसे एक्सट्रोवर्जन हम इमेजिन करते हैं पंजाब में, वैसी थी मेरे स्कूल में। लेकिन मैं उतना इन्वॉल्व्ड नहीं था उसमें। मेरा थोड़ा किताबों में इंटरेस्ट ज्यादा था और थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप में था। और ये चीज मुझे उन दिनों बहुत ज्यादा फील नहीं होती थी, लेकिन आज मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा फर्क वैसा था। हाँ जी। तो जो आप बोल रहे हो कि टिपिकल पंजाब के लड़कों की होती है, थोड़ा उसकी पिक्चर दो हमें कि कैसी होती है। ऐसी होती है कि अब जैसे लीगल एज हमारी 18 साल है लाइसेंस की, लेकिन पंजाब में 13 साल से ही स्कूटी, बाइक, उसका ना एक सोसाइटल स्टिग्मा चालू हो जाता है लड़के पे, कि अच्छा तू 14 का हो, तू 15 का हो गया, अभी तक बाइक नहीं आती तुझे, उन्हें जिम नहीं जाना शुरू किया अभी तक, है ना, समझ रहे हो वो चीजें। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्कूल के क्या लड़कों में है, वहाँ का थोड़ा लाइफस्टाइल भी वैसा है कि अगर ठीक है 15 साल का हो गया लड़का, तो उसको माँ भी बोलेगी कि अभी इसको सिखा दो स्कूटी, थोड़ी सी आसपास के काम कर लेगा, सामान ले आएगा, है ना। तो वहाँ का है, वहाँ की जिंदगी तो कल्चरली एक्सेप्टेबल है, कल्चरली एक्सेप्टेबल है वो, कि अच्छा 15 का हो गया, इसको तो भी आना चाहिए बाइक, वैसी चीजें थोड़ी बहुत जी। तो उसमें हमारा शौक नहीं था, जिमिंग वगैरह में, गाड़ियों में आज भी नहीं है मुझे बिल्कुल भी। तो उस हिसाब से थोड़ा मैं और डक रहा हूँ पंजाब में। पेरेंट्स के बारे में थोड़ा बताइए, पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स तो जैसे अमृतसर में है, छोटे शहरों में पंजाब के, कि स्मॉल बिजनेसेस पे ड्वेल करते हैं लोग वहाँ पे। वहाँ कैफेज हैं लोगों के, रेस्टोरेंट्स हैं। वैसे मेरे मॉम का ब्यूटी सैलून है, अच्छा ब्यूटी पार्लर है, और फादर मेरे मार्केटिंग करते थे, सेल्स एंड मार्केटिंग, अभी है नहीं वो दुनिया में। हाँ जी। तो वही एक बिल्कुल मिडिल क्लास। तो ये पढ़ाई लिखाई का कोई कैसे आपको घर में कुछ कोई इन्फ्लुएंस था, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, या कैसे आपको चस्का लगा पढ़ाई लिखाई का? किताबें हमें तो बड़ी बुरी लिखती थी। नहीं, मुझे पढ़ाई लिखाई का भी नहीं था, आउट ऑफ इंटरेस्ट भी किताबें होती हैं ना, जैसे
अभी मतलब कहानियां पढ़ने का बड़ा शौक है, या फिर मुझे वो नहीं है कि नंबर लेके आने हैं, ये करना वो अच्छा करना, वो वाला नहीं। अच्छा। हाँ, लेकिन मतलब कहानियां पढ़ ली, या फिर कॉमिक्स हो गई। कॉमिक्स हो गई, या फिर स्क्रीन्स इतनी एक्टिवली तो हाथों में नहीं थी उस टाइम पे जितनी आज हैं। हम्म, लेकिन नया नया कंप्यूटर घर में आया था, जैसे जब मैं 6th 7th में था, तो फिर स्क्रीन में बहुत ज़्यादा दुनिया, वीडियो गेम्स में बहुत ज़्यादा हम्म, डवेल रहना, वो हम्म, जो कैसेट वाली आती थी पहले, और हाँ, यहाँ PlayStation 1 जब आई थी तो हम्म, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता था। तो जैसे पंजाब के बाकी लड़के बाहर घूम रहे होते थे, हम्म, वैसा वाला सीन नहीं था मेरा उतना। अच्छा। हम्म, आपके सिबलिंग्स हैं? बिल्कुल है। कितने सिबलिंग्स एक हैं? बड़े भाई हैं मेरे, 2 साल बड़े हैं, एक मेरी छोटी सिस्टर है, अच्छा, 3 साल छोटी है। ओके। और आपकी अर्ली लाइफ के कुछ इन्फ्लुएंसेस बताइए जिसमें आपको मतलब समथिंग दैट यू फील हैज हेल्प्ड शेप यू इनटू द पर्सन दैट यू आर टुडे। कुछ ऐसा आपको कोई एनेक्डोट्स या स्टोरीज या कुछ ऐसा हो जिसने इम्पैक्ट छोड़ा, बिल्कुल, बिल्कुल, लुकिंग बिल्कुल। बैक, या तो बहुत ही गलत इम्पैक्ट छोड़ा या बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा? बिल्कुल, बहुत अच्छा ये सवाल है आपका। एक मेरी ऐसी स्टोरी है जो मेरे आसपास के दोस्तों को तो पता ही है, और एक आध पॉडकास्ट में पहले भी मैं बता ही चुका हूँ, उसने बहुत शेप किया है। वो ये है कि 12-13 साल की उम्र में मैं एक बार स्कूल की लाइब्रेरी में गया था, और मैं ऐसे ही रैंडमली किताबें एक्सप्लोर कर रहा हम्म, था, हम्म, और मुझे एक किताब वहाँ पे दिखी जो कि शिव कुमार बटालवी के कंप्लीट वर्क्स थे। अब मैंने नाम सुना हुआ था, क्योंकि शिव कुमार बटालवी एक बहुत बड़ा नाम है पंजाबी शायरी का, बहुत ही बड़ा नाम बिल्कुल। है ना? और क्योंकि मेरे मॉम बटाला से ही हैं, तो मैंने वैसे भी नाम सुना हुआ अलग था ये उनका, कनेक्शन फील हुआ। है ना? हम्म, तो मैं वो किताब थोड़ी सी खोल के मैंने उसके 1-2 लाइनें पढ़ी, और मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं इशू करवा के घर ले आया। घर लाकर जब मैंने वो किताब खोल के पढ़ना शुरू की है शाम को, मेरे मन में ऐसे हुआ कि जैसे पता नहीं एक डैम टूट जाता है ना, हम्म, एक इमोशंस का वैसा फील हुआ मुझे कि यार मेरी भाषा इतनी खूबसूरत है, हम्म, ये मुझे बताया क्यों नहीं किसी ने, हम्म, कि हम सब लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। ये पंजाबी के बारे में। हाँ, मतलब ये जो भी मेरे सामने है, अच्छा। इतनी खूबसूरत जो पंजाबी है, हम्म, ये बोलचाल में तो नहीं बोलते हम, हम्म, इसके बारे में किसी ने बात क्यों नहीं की आज तक कि यार बटालवी पढ़ के देखो, ये करो, हम्म, इतनी खूबसूरत चीज़ है, ये तो हर जगह होनी चाहिए। माँ बाप भी इसके बारे में बात कर रहे होने चाहिए, स्कूल भी इसके बारे में बात कर रहा होना चाहिए, हम क्यों नहीं कर रहे? तो हम्म, वैसा वाला फील था। फिर मैं उसको पढ़ता गया, ऑब्वियसली इशू करवाई थी तो वापस भी करनी थी, तो एक 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते में मैंने वापस कर दी, लेकिन फिर मैं उस किताब को ढूंढने लग गया। अब ये उस टाइम का 12-13 साल का बच्चा है जो घर से बाहर नहीं निकलता है, हम्म, जिसके पास कोई कन्वेंस नहीं है, तो मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं नहीं कि मैं बाहर से भी अरेंज कर लूँ, है ना? हम्म, ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक आध दोस्तों को बोल दूंगा कि यार तुम लोग जाते हो यहाँ वहाँ, कहीं ऐसी कोई किताब मिले तो देख लेना। हम्म, कभी पेरेंट्स को भी एक आध बार बोला होगा तो ठीक है, नज़रअंदाज हो गया जैसे भी। तो फिर ऐसे ही वो चीज़ थोड़ी पीछे रह गई, थोड़ा वो हट गया मन से भी मेरे थोड़ा सा। देन अचानक हमारे घर के बिल्कुल पास ना सामने एक मॉल बना था। उस टाइम पे नया नया मॉल था, अमृतसर का पहला मॉल था वो, हम्म। ठीक है, और बहुत मतलब क्या नाम था मॉल का? अल्फा 1 था। अच्छा। अब तो 2 बार चेंज हो गया उस मॉल का हम्म, नाम। अच्छा। है ना? तो मॉल खुला था, तो बहुत स्टूडेंट्स को, मतलब बच्चों को, सबको बहुत शौक रहता था मॉल घूम के आते, मॉल घूम के आते। मॉल में गया, वहाँ एक बुक शॉप थी, नई नई खुली हुई थी, वहाँ मुझे वही किताब दिख गई एग्जैक्टली। वाह। मैंने जाते ही खरीद ली वो किताब आज भी मेरे पास है, 15 साल हो गए हैं, आज भी मेरी जो मुंबई वाले रूम में वाह। लाइब्रेरी है, मेरे पास पड़ी हुई है वो। हम्म, उस किताब का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था, बहुत ज़्यादा, मतलब वो नहीं होती तो फिर ये जो आज मतलब पोइट्री वोइट्री सब जैसे आप कह रहे हो पर्सनैलिटी को शेप हम्म, किया, हम्म। ये सब चीज़ें होती ही नहीं। तो ये एक एनेक्डोट है जिसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है। उस किताब में से कुछ याद है आपको जो समथिंग बिल्कुल, दैट यू रेड और आपको एकदम उसने हिला दिया जो आपको? बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। बटालवी तो मतलब याद ही है, मतलब वो हम्म, तो हम्म, कभी भूलता ही नहीं है, वैसा है। हम्म, बहुत उनका ना, एक ये है कि एक तो उनकी पंजाबी की जो क्राफ्टिंग है, हम्म, वर्ड्स की, वो ऊपर से संगीत, ऊपर से मेटाफर्स, मतलब हम्म, इतना ज्यादा लेयर्ड क्राफ्टेड होता है कि बहुत खूबसूरत लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कविता का वो पार्ट है, ये मैं बीच से चालू कर रहा हूँ, है ना, हम्म, कि एदा उक्का दुख नहीं कि अज तू पराया होयों, दुख है कि तेनू मैथों कौडियां ने प्यारियां, दुख है शिकारी किसे महला ओले बैठ के ते चांदी दियां गोलियां निशाने बन मारियां, दुख नहीं कि तेरे ना खेड जिस्मां दी खेडिया ना,
दुख है कि नीहा कानू रेतां ते उसारियां, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਸੱਸੀ ਦਾ ਭੰਬੋਰ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਹੋਠਾਂ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਡਾਚੀਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ। मतलब ये चलती ही जाती है, Amazing. ये रुकता नहीं हाँ, है, हाँ। ये फ्लोइंग उसका चलता ही जाता है जब तक वो सारे मुद्दे कवर नहीं कर लेता, हर एक चीज नहीं कर देता। तो वो तो इसके बहुत बारे में beautiful क्या है। आपको बहुत इम्प्रेसिव लगा था कि जो शब्दों द वे ही इज क्राफ्टेड, बिकॉज मुझे आधी तो समझ में आई है, आई थिंक कुछ कुछ वर्ड से जो समझ में नहीं आए हैं, बट पंजाबी मोस्टली समझ लेता हूँ मैं। हाँ, बट आप पे किसने असर डाला, किस पार्ट ने या किस बात ने, द फैक्ट कि ही बना पा रहे हैं वो इतनी बढ़िया क्राफ्ट, या हाँ सोच, या एवरीथिंग? हाँ नहीं, वैसे तो ऑफ कोर्स एवरीथिंग है, लेकिन ऑब्वियसली 13 साल का मैं इतना मैच्योरली मुद्दे तो नहीं समझ पा रहा था, कुछ वर्ड्स भी नहीं समझ पा रहा था। सबसे पहले तो मुझे इसी चीज ने इम्प्रेस किया कि यार क्या क्राफ्ट है, मतलब क्या साउंड है, क्या संगीत है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान की आंख विकसित होती है तो फिर और कविता भी समझ आने लगती है बाकी की। तो ऑब्वियसली स्टार्ट में तो मुझे इसी चीज ने मतलब पकड़ के बिठा लिया कि देखो इसका क्राफ्ट कितना सुंदर है, दैट वाज द फर्स्ट थिंग। लेकिन आज मैं देखता हूँ तो सब कुछ ही है उसमें मुद्दे हैं, उसमें सब है, मतलब सभी है जो एक कविता में होना चाहिए, उसमें सभी है। So this book had an influence. अब मुझे बताइए आपका बचपन वैसे कैसा था? What kind of a person were you? आप स्कूल में आपकी लड़ाइयाँ होती थी? What kind of a person were you? लड़ाइयाँ तो नहीं होती थी क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्रोवर्ट ही था मैं, और लड़ाइयों वगैरह में पढ़ने वाले भी नहीं थे, और कभी कुछ ऐसा मौका बनता भी था कि जैसे लड़ाई वाला मौका बन रहा है तो मेरे पास कुछ एक दो दोस्त होते थे ऐसे जिनसे मैं बात कर लेता था और सॉर्ट हो जाती थी चीजें। तो मुझे कभी वैसी बहुत ज्यादा वैसी वाली मुश्किल हुई नहीं। दो हमारे स्कूल में वो सब चीजें होती थी बुलिंग वगैरह, लेकिन मुझे पर्सनली कभी बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं किया उस चीज ने। कभी बुलिंग आपने फेस नहीं की? मतलब अगर कोई मौका बन भी रहा है ना वैसा कि कोई बुली करना चाह रहा है तो आई हैड माई वेज कि मेरे वैसे दोस्त थे जो दुनियादार थे, तो उनको मैं बोल देता था भाई आ देख बात कर ले, तो मुझे कुछ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अफेक्ट नहीं हुआ उस चीज का कभी। अच्छा, और ग्रोइंग अप आपके पास सपोर्ट कौन था आपका? लाइक हु वाज योर, वाज इट योर मदर, या दोस्त थे कोई जो बहुत क्लोज थे जिन्होंने हेल्प किया आपको उन इयर्स में नेविगेट करने में, आगे बढ़ने में? हाँ मतलब दोस्त तो खैर स्कूल वाले, या सिबलिंग्स, या किससे आपकी बॉन्डिंग तो हमराज टाइप? बॉन्डिंग तो मेरी सबसे ज्यादा मॉम से ही रही है हमेशा, और आज भी है ना। वैसे आप पूछ रहे हो तो सबसे ज्यादा मेरा मॉम से ही रहा है, और मैं कर लेता था सब बातें मॉम से डिस्कस, आज भी कर लेता हूँ, कोई वैसी वो नहीं। दोस्तों का ऐसा है कि आते जाते रहते हैं, अभी पंजाब का हाल ही ऐसा है कि जो स्कूल वाले दोस्त हैं जो उस टाइम बहुत अच्छे दोस्त रहे होंगे, अभी 10-10 साल हो गए पता नहीं कहाँ बाहर कनाडा चले गए या वहां भी हैं, तो दोस्त तो मुझे लगता है बदलते रहते हैं जीवन के साथ। नहीं, सही बात है ना। तो आप अभी तो एक बार चाइल्डहुड पे शायद हम वापस आएंगे, पर आप अभी बॉम्बे में क्या करते हैं, और कब आप बॉम्बे शिफ्ट हुए थे, और थोड़ी पंजाब के बाहर की स्कूलिंग के बाद की जर्नी मुझे बताइए। कॉलेज व्हाट डिड यू डू? हाँ, कॉलेज मेरा चंडीगढ़ में था। अच्छा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी मैंने, और अच्छा था कॉलेज टाइम मेरा। इनफैक्ट कॉलेज टाइम में वो जो बहुत इनिशियल जो कविताएं उपजती हैं एक बहुत अडोलसेंस टीनेज मन में, वो सब मेरी बहुत वहां पे हुई थी कॉलेज में। तो शुरुआती कॉलेज से हुई थी राइटिंग की? मतलब नहीं, ये एक्सपोजर तो आपका बड़ी जल्दी चालू हो गया था? तो बस ये जब मैं पढ़ रहा हूँ ये सब ना, तो ऐसे एक पर्सनल डायरी टाइप लिखना या फिर ऐसे 2-2 वर्ड राइम करके अच्छा बड़ा खुश हो जाना, वो सब तो चालू हो गया था साथ में ही। जब आप इतना पढ़ रहे हो और वो इतना आपको स्पंज की तरह अफेक्ट कर रहा है तो वो ऑब्वियसली उतरेगा भी बाहर। वो मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि जो आप एब्जॉर्ब कर रहे हो वो ना आए बाहर, तो वो थोड़ा बहुत वो मैंने लिखना चालू कर दिया था। लेकिन कॉलेज में एक दो कविताएं फर्स्ट ईयर में मैंने ऐसी लिखी थी जो मुझे लगा था हाँ ये कविता है। अच्छा, इससे पहले वाली तो खैर मेरी प्रैक्टिस ही चल रही थी 2-3 साल, उससे पहले वाला मैंने फेंक दिया था सब। जब वो 2 कविताएं हुई पिछला वाला मैंने फेंक दिया कि ये तो है ही नहीं कविता वैसा। वहां से जो बहुत वो इनोसेंट वाली कविताएं होती है ना, वो मेरी कॉलेज से चालू हुई थी। तो वो वाला टाइम मुझे एटलीस्ट ये जो पोइटिक जर्नी
एज फार एज ये संबंधित है मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। बाकी तो जैसे चंडीगढ़ के कॉलेज होते हैं वैसा ही था। तो एक्चुअली हमें तो इस बारे में भी नहीं पता कि कैसे चंडीगढ़ के कॉलेज होते हैं। हमें चंडीगढ़ पता है और कॉलेजेस नहीं पता कैसे होते हैं। देखिए चंडीगढ़ के कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि वहाँ पंजाब का क्राउड भी है, वहाँ हिमाचल से भी क्राउड आया हुआ हरियाणा है, से भी है। वहाँ जम्मू से भी आया है, वहाँ हरियाणा से भी आया है, वहाँ दिल्ली से भी आया है। वहाँ बहुत कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल ऐसे एनआरआई वगैरह भी हैं। तो चंडीगढ़ के कॉलेजेस की कलेक्टिव एनर्जी ना बड़ी ही रैंडम होती है। अच्छा। तो थोड़ा कैरेक्टर बताओ इस रैंडम का, कैसा होता है? मतलब फनी है। जैसे कॉन्टिनेंट्स बन जाते हैं ना कि एक आपको ग्रुप दिखेगा जो बिल्कुल आपको दिख रहा है कि हाँ ये थोड़ा वो रूरल पंजाबी लड़कों का है ग्रुप, और वो भी बहुत सही होता है, उनके साथ भी बहुत मैं एंजॉय करता था। एक ये जो बिल्कुल चंडीगढ़ वाले जो शहरी लोग होते थे उनका एक अलग बन जाता है, उनके साथ भी बहुत एंजॉय करता था मैं। अच्छा। है ना, तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मतलब फन होता है काफी वो चीजें। तो मतलब आई डोंट नो व्हाई बट चंडीगढ़ से कुछ खास ही लगाव है मेरा। हालांकि मैं रहा नहीं हूँ कभी, विजिट ही होती है जब भी होती है। पर चंडीगढ़ के कुछ दोस्त हैं। मेरी कम्युनिटी मोस्टली रनिंग कम्युनिटी है, और चंडीगढ़ की रनिंग कम्युनिटी मतलब अलग ही लोग हैं वो। इतना इनफैक्ट पता नहीं, शायद ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पंजाब से ही एक लगाव है बहुत ज्यादा। और मैं पिन पॉइंट नहीं कर पाता इसको कि क्यों है, मेरे को नहीं पता क्यों है, बट आई रियली लाइक पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी पीपल। वैसे आप कहाँ से हैं? हरियाणा से। आप हरियाणा से हो? हाँ, बॉर्न इन हरियाणा, ब्रॉट अप इन दिल्ली। सो मोटा मोटा दिल्ली में ही रहा हूँ पूरी जिंदगी। 3-4 साल बाहर था, उसके अलावा दिल्ली में ही। पर जो भी अभी चंडीगढ़ के और पंजाब के दोस्त हैं मेरे, अलग। जैसे मैंने एक रन करी थी अमृतसर से चंडीगढ़, द ग्रेट रन ऑफ पंजाब। 200 किलोमीटर की रन थी वो। 3 दिन में की थी हमने। 70 किलोमीटर, फिर 70 किलोमीटर, और तीसरे दिन 60 किलोमीटर। और पहले दिन ही छाले हो गए थे पैर में बहुत ज्यादा। तो अगले 2 दिन बहुत ही टॉर्चरस थे, तो बड़ी मुश्किल रन थी। लेकिन जो रन थी ना, वो आई थिंक 16 या 17 गाँव से होके गुजरी थी। और जो एक्सपीरियंस मिला हमें वहां पे, जो लोग मिले और रास्ते में, और जो प्यार मिला, लोग पानी दे रहे हैं आपको, खाना ऑफर कर रहे हैं, वो सब है। और जो गाँव और वो खुशबू एक्सपीरियंस की ना मैंने, वो एक और रन होती है पटियाला टू चंडीगढ़, और चंडीगढ़ टू पटियाला, दोनों होती है। वो चैरिटी की रन है वो। तो वो भी बहुत ही अमेजिंग, बिकॉज इट टेक्स यू थ्रू द हार्ट ऑफ पंजाब, और खेतों से होके निकलती है। बिल्कुल अलग ही फील है। और शादी के बाद वाइफ ने मेरे को चस्का लगा दिया पंजाबी फिल्मों का। मैंने एक पूरी जिंदगी में 35 साल में अपने एक पंजाबी फिल्म नहीं देखी थी। और आई थिंक 35 से 36 के बीच में कोई पंजाबी फिल्म बची नहीं है जो शायद नहीं देखी होगी मैंने। नाइस। सब देख लिया है। एंड वी लाइक मोस्टली कॉमेडीज देखते हैं हम लोग, बट आई नो पंजाबी सिनेमा में काफी मीनिंगफुल काम भी हुआ है। वो देखने का थोड़ा बनता नहीं है, देखेंगे। आई रियली वांट टू वॉच जो दिलजीत की कुछ मूवीज हैं और भी बढ़िया फिल्में। बट कॉमेडीज हमने सारी देख ली हैं, लाइट हार्टेड, मजा आ जाता है बहुत। पंजाब के सिनेमा में कॉमेडीज तो हैं अच्छी, और अभी रिसेंटली जो इतना बढ़िया मीनिंगफुल काम हो रहा है वो भी बहुत अच्छा है। और अभी तो मुझे लगता है पंजाबी सिनेमा ना बहुत इन्फेंट स्टेज पे है। अभी इसमें से बहुत कुछ निकलने वाला है, बहुत कुछ निकलने वाला है। लेकिन अभी आपने देखा होगा जैसे एक मस्ताने फिल्म थी, वो एक बहुत हाई बजट प्रोजेक्ट था विद द राइट मोटिव्स, वो एग्जीक्यूट हो पाया, वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा था। अभी अकाल फिल्म अभी लास्ट मंथ ही शायद आई है, आने वाली है या कुछ ऐसा है, वो भी बहुत हाई बजट प्रोजेक्ट है। तो अभी ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं पंजाबी सिनेमा से, बड़ी बात है। ये अभी बहुत लॉन्ग वे जाने वाला है, बहुत लॉन्ग वे जाने वाला है। दिलजीत का तो वही अभी एक उनकी फिल्म है जो अभी इंडिया की गवर्नमेंट, चमकीला, गवर्नमेंट पास नहीं कर रही, पंजाब 95। अच्छा, पंजाब 95। एक पंजाब 95 फिल्म है जो मतलब कनाडा में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वगैरह जीत चुकी है, लेकिन यहाँ रिलीज नहीं होने दे रही इंडियन गवर्नमेंट। वो जसवंत सिंह खालड़ा जी की बायोपिक है। अच्छा। हाँ, तो 1984 के बाद जो सारा माहौल खराब हुआ था, पंजाब का काला दौर, 84 से 95 तक ना, वहाँ हिसाब ऐसा हो गया था कि जो वहाँ की पुलिस है वो जो पगड़ियों वाले यंग लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के उनको अरेस्ट कर रहे थे और उनको मार दे रहे थे, और उन ऊपर ऑन पेपर ये लिख रहे थे कि इतने आतंकवादी मार दिए, इतने मार दिए, प्रमोशंस ले रहे थे। और ये 10 साल चला है। वाह। और जसवंत सिंह खालड़ा जो लॉयर हैं जिन्होंने आवाज उठानी चाहिए, आवाज भी उन्होंने ये नहीं उठाई कि ये, उन्होंने सिर्फ ये मांगा कि हमें इनके डेथ सर्टिफिकेट दे दो। उन्होंने डाटा इकट्ठा किया
ये 25,000 से ज़्यादा नाम है, ये लड़के कहाँ गए, इनके डेथ सर्टिफिकेट दे दो हमें। अब गवर्नमेंट अगर डेथ सर्टिफिकेट देती है तो उनको एक्नॉलेज करना पड़ता है कि हाँ हमने मारे। उन्होंने जसवंत सिंह खालड़ा को भी गायब कर दिया। इसके बारे में फिल्म है वो, जो रिलीज नहीं हो पा रही है। बट आई वंडर व्हाई, क्योंकि आज की सरकार का तो लेना देना ज्यादा उससे है नहीं, वो तो कांग्रेस के ऊपर आती है, और कांग्रेस वाले क्यों। बिल्कुल लेकिन मुझे लगता है कि आज भी अगर रिलीज हो जाएगी तो आज भी क्वेश्चन हो जाएगा कि दो फिर डेथ सर्टिफिकेट्स हो तो सेंटर ही ना आप, इसलिए शायद। राइट। तो आपके कॉलेज की बात कर रहे थे हम, मैं बीच में Sorry लेके to कि पंजाब, divert. नहीं मैंने डाइवर्ट किया था अपने पंजाब की मोहब्बत बताने के लिए, कि आई लव पंजाब। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। तो सो वी डन कॉलेज, और आपने वो कैन यू रिकॉल अ मोमेंट जहाँ पे आपने कुछ लिखा और उसके बाद लगा होगा कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस वर्क, जहां से ये लगा लो कि आपको अंदर से लगा हो कि यार मैं पोएट बन सकता हूँ, मतलब वेदर दैट्स फॉर अ लिविंग और नॉट, व्हाटएवर यू इज अ डेफिनेशन फॉर अ लिविंग तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा। और फॉर अ लिविंग तो शायद आज भी मतलब कितना ही हो पाया है वो तो मैं आपको क्या ही बताऊं। बट लेकिन हाँ, वही जो मैंने आपको बोला कि कॉलेज में वो जो इनोसेंट वाला काम होता है ना, वो बहुत फला था। तो वो देख के मुझे लगता था कि हाँ एक है कवि मेरे अंदर शायद, जो बहुत ओरिजिनल चीजें लिख सकता है। बहुत मतलब ये चीजें वैसी हैं जो कहीं से भी इंस्पायर्ड नहीं लग रही, जो 100% मेरे अंदर से ही आई हैं। तो ये मुझे कॉलेज वाले काम में थोड़ा दिखना फील हो गया था बीच में थोड़ा थोड़ा। आज वो कविताएं पीछे देखता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं लगता, मुझे लगता है कि हाँ मतलब बट दैट्स ह्यूमन नेचर। हाँ मतलब दैट्स हाउ। तो कुछ एक शीशा करके थी, एक तू शीशा एक मैं शीशा, ए तुरे फिरदे ने चारे पासे कमाल शीशे, इस शीशियां दे तनहा जंगल विच रहे अपना आप एक दूजे विच भाल शीशे, ना कोई वड्डा शीशा ना कोई छोटा शीशा, ना कोई इत्थे रंगदार शीशा, झूठे अक्स दा मुल पा के एक दूजे दे विच तुरे फिरदे ने एक दूजे दे नाल शीशे। वाह। और ये सब अब मुझे काफी झूठे अक्स दा मुल पा के एक दूजे दे विच, मैं अभी देखता हूँ तो मुझे काफी ये थोड़ा बच्चों वाला काम लगता है, लेकिन नहीं यार बड़ी प्यारी है। शुक्रिया। तो ये सब कॉलेज में मतलब 18-19 साल की उम्र में ये सब मैं लिखने लग गया था। फिर जॉब और वो सब, व्हेन डिड यू, अभी कहाँ पे आपने जॉब की, और थोड़ी बॉम्बे तक की जर्नी बताइए। हाँ तो बस कंप्यूटर इंजीनियरिंग थी और हमारी कॉलेज हमारी कैंपस प्लेसमेंट हो गई। अच्छा। मुंबई। तो अच्छा सीधा है। 2015 में हम मुंबई चले गए कैपजेमिनी में, अच्छा, जॉब करने आईटी में। और फिर मुंबई जाकर जो एक जर्नी होती है एक रैंडम इंसान की, वैसी ही थी। 6 महीने तक तो आप सिर्फ देखते हो कि दुनिया चलती कैसे है यहाँ की, है ना। और अब वो ऑफिसेज भी ऐसे हैं ना कि मतलब इतना बड़ा बड़ा एकड़्स का एरिया है, उसमें इतने बड़े बड़े वो आईटी पार्क्स हैं और फूड कोर्ट्स हैं, बार्स हैं। हाँ मतलब एक ऑफिस के अंदर इतने सारे क्यूबिकल्स हैं, मतलब 10,000 लोग आपके एक ऑफिस में बैठे हुए हैं, है ना। तो वो किसी लैब रैट वाला सिनेरियो हो जाता है वहां पे, है ना। तो मुझे वहां पे 6 महीने में ही ये महसूस होने लग गया था कि भाई यहाँ तो ज्यादा लंबे टाइम तक रुका नहीं जाएगा विक्रम। लेकिन जितना रुक पा रहे हो रुको। तो 1-1.5 साल में रुका वहां पे। फिर मैंने मुंबई में ये कविताओं वाली दुनिया एक्सप्लोर कर ली थी। नाइस। तो फिर धीरे धीरे हमारा ट्रांजिशन हो गया मीडिया में। तो अभी आप कहाँ जॉब करते हैं? अभी मैं एक प्रोडक्शन हाउस में काम करता हूँ। उससे पहले मैंने यहाँ गुड़गांव में जोश टॉक्स में भी काम किया है। अच्छा, सो कैसा एक्सपीरियंस था वैसे जोश में करना? बहुत बढ़िया था। नई इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज को मिलना बहुत एक्चुअली। और क्योंकि मैं तो पंजाबी चैनल हेड कर रहा था ना, तो मुझे तो अच्छा जोश टॉक्स की रीजनल वर्टिकल्स भी हैं? बहुत हैं। ओ मुझे ये नहीं पता था, मेरे को हिंदी ही पता था। 14-15 चैनल्स हैं उनके। ओके। तो मैं क्योंकि पंजाबी हेड कर रहा था तो मुझे तो अपनी होम ग्राउंड से ही इतनी इंस्पायरिंग कहानियां। कौन सबसे इंस्पायरिंग लगे बहुत आपको? थे यार, गिव मी 1 और 2। बहुत थे यार। मतलब एक सुख जोहल करके है, उनकी डॉक मैंने की थी, वो मुझे बहुत बढ़िया इंस्पायरिंग कहानी लगती है। एक हरसिमरत जी हैं, हरसिमरन जी, मैं शायद नाम भी गलत ले रहा हूँ, सॉरी। उनका मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगता है। मतलब अंत नहीं, मतलब मैं एक मैं चूज ही नहीं कर सकता, इतनी सारी कहानियां हैं और अपने आप में इतनी यूनिक है। इसीलिए जब आपने शुरू में बोला ना कि मैंने कहा नहीं आई एग्री, हर किसी के पास कहानी होती है,
तो मैं देख Yeah. चुका हूँ वो चीज। राइट। हाँ जी, आपने पहली परफॉर्मेंस कहाँ पे दी थी? हैबिटेट में की थी। हैबिटेट में। हैबिटेट में की थी। वाह, अभी अभी जो टूटा है हाँ जी, वही स्टेज? काफी। हाँ नहीं, एक्चुअली ये बिलो द हैबिटेट में हुआ है। अच्छा। सो हैबिटेट मतलब पहले एक था, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने एक्सपैंड करके एक और स्टेज बनाई थी अबव द हैबिटेट। अच्छा। और अभी रिसेंटली नई स्टेज खुली थी तीसरी बिलो द हैबिटेट। अच्छा। तो ये जो वैंडलिज्म हुई है नीचे वाले में हुई है, अच्छा। बट जो ओरिजिनल स्टेज है उस पे थी मेरी पहली परफॉर्मेंस। मतलब गुस्सा बहुत आता है मेरे को देख के, बिल्कुल किस बिल्कुल, लेवल की मतलब बकवास है ये, बिल्कुल क्या। सर, मैं क्या ही Just- बताऊं। हमने तो हाउ डज इट फील एज एन आर्टिस्ट? एज एन आर्टिस्ट, अब मैं आपको बताऊं कि जब मैं अर्ली 20s में था, उस टाइम तो ऐसी चीजें होती थी ना, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था। बिल्कुल वो जो अपना कहते हैं ना, गर्म खून होता है जवानी का, और हम लॉजिक के पार चले जाते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसे। अब थोड़ा मैं पढ़ भी ज्यादा लिया हूँ चीजों में, हिस्ट्री वगैरह, और मैं देखता हूँ ये हमेशा से होता है, ये कोई आज नहीं हो रहा है ना। ये एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स को स्लैश कर दिया जाता था। अच्छा। ठीक है, मतलब आप हिस्ट्री पढ़ के देखेंगे ना अगर, तो ये अथॉरिटीज तो हमेशा आर्ट के यही रिश्ता रहा है, हमेशा स्टोन एज से ही। अच्छा। हाँ, अथॉरिटीज और आर्ट का हमेशा से यही रिश्ता रहा है। तो ऑब्वियसली गुस्सा आता है, रिटेलिएट भी करते हैं हम, लेकिन अब मैं आपा नहीं खो देता। अब मुझे लगता है ठीक है, ये दस्तूर है दुनिया का, ये भी एक कदम है। वो जो मैं आपको बता रहा था ना कि 10-10 हजार एम्प्लॉयज एक बिल्डिंग में। हाँ। एक ना पंजाबी पोएट है पाश करके, आपने पढ़े होंगे शायद, जो सो पाश इज नोन फॉर लेफ्ट की कविताएं, जो अच्छा। बहुत प्यारी उनकी ह्यूमन नेचर पे, ह्यूमन राइट्स पे जो कविताएं हैं। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, घर से जाना, काम से सीधा घर जाना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। पाश की किताब मेरे पास 17 की उम्र से थी। I just got chills. हाँ हाँ, It's just- वही 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 Yeah. वही। तो पाश की किताब ना मेरे पास 17 साल की उम्र से थी, जब मैं ये बटालवी के बाद मैं अमृता और बुल्ले शाह और वो सब जो फेमस नाम है वो मैं इंटरनेट से पढ़ने लग गया था। जी। तो मेरे एक दोस्त ने पाश की किताब मुझे दे दी थी लाके कि ये पढ़ना। उस टाइम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था, क्योंकि 17 में ना आपकी पॉलिटिकल आंख उतनी विकसित नहीं हुई होती है। ये मुंबई आने के बाद जब ये ऑफिस का मैंने माहौल देखा, और फिर उसके बाद मुझे पाश एक्चुअली समझ में आने लगा कि कहाँ से वो बोलता है कि ये सिस्टम ही हमारा दुश्मन कैसे हो जाता है, वो चीजें मुझे समझ में आने लगी। तो ये भी मैं आपको बता रहा था कि उम्र के साथ वैसा होता है। तो वो जो आप हैबिटेट वाला केस कह रहे हो, वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग। हाँ, अंडरस्टैंडिंग उस हिसाब से डीपर है कि ये चीजें होनी चाहिए नहीं, लेकिन होती रहती हैं और होती मैं रहेंगी ये भी सोच शायद। रहा हूँ कि आपको पास मुंबई का वो देख के ज्यादा क्यों समझ में आया? आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट व्हाइल यू वर सेइंग कि शायद जब तक आप स्मॉल टाउन में हो, खैर चंडीगढ़ भी स्मॉल टाउन नहीं है, पर जैसे अमृतसर हो गया, आप ऐसी जगह पे होते हैं ना, थोड़ा सा आपके ना कनेक्शंस डीपर होते हैं और आपको थोड़ी बहुत जिंदगी आप वहाँ पे महसूस कर पाते हो। फिर आप जब बड़े शहर में जाते हो ना, और बड़े शहर में आपको दिखता है हर चीज ही डिस्कनेक्टेड है, अपने अपने आइसोलेटेड है, और फिर दिखता है कि एक होड़ है, एक परस्यूट में लगे हुए हैं सारे, और फिर उसके बाद मर जाएंगे। तो फिर एकदम से इट हिट्स यू कि यार मे बी दिस इज व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट। हाँ, बट मुझे लगता है ये ना सिटी स्पेसिफिक नहीं है चीज। ये स्पेसिफिक ये है कि कॉलेज टाइम तक ना हम एक बबल में होते हैं कि हाँ मुझे डिग्री मिल जाएगी। अच्छा, एज स्पेसिफिक आप कह एज रहे हो? स्पेसिफिक है ये, एज स्पेसिफिक हाँ वो भी है, करेक्ट, बट दोनों कोइंसाइड हो गया ना, क्योंकि मेरे केस में कोइंसाइड हो गया क्योंकि मैं चंडीगढ़ में कॉलेज तक था और मुंबई में जॉब करने गया हूँ। तो वो जो कॉलेज से निकल के जो बबल बस्ट होता है ना, कि कोई वैल्यू नहीं है डिग्री की, है ना, तुम एक भीड़ का हिस्सा हो, वो मेरा बॉम्बे में हुआ। तो उसके बाद पास समझ आता है। वो मेरा मतलब अगर मैं किसी और शहर में भी होता, पंजाब में भी हो सकती थी वो चीज। बिल्कुल, तो बिल्कुल नहीं, आई एग्री है ना। छोटे शहरों और बड़े शहरों में भी बहुत फर्क होता है, बट वही है कि इफ इट कोइंसाइड्स विद योर एज आल्सो, आपकी अंडरस्टैंडिंग एज ए ह्यूमन आप इवॉल्व करते ही रहते हो हर वक्त, और आपका वर्ल्ड व्यू बड़ा चेंज होता है। जैसे ये एक स्टेज होगी कॉलेज से बाहर निकलने के बाद,
शायद शादी के बाद अलग होगा, और हाँ, राइट। बाप बनने के बाद तो एकदम ही अलग होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, लाइक बिल्कुल, बिल्कुल। एक नया ऐसा दरवाजा खुलता है एक रेल्म खुल जाता है, हाँ, जहाँ से ऐसी दुनिया दिखती है जो सोच भी नहीं पा रहे जो थे पहले पहले। नहीं सोच रहे हाँ, थे, बिल्कुल, चाहे सब कुछ एग्रीड। सुना हुआ है, चाहे सब कुछ औरों से सुना हुआ है, और जब आपके लिए खुलती है तो वो अलग ही नजर आता है। गालिब की शायरी के बारे में कहते हैं ना ये कि बढ़ती उम्र के साथ-साथ और समझ में आने लगती है। बिल्कुल। तो मैं बहुत ऑनेस्टली कैमरा पे भी बोलने को तैयार हूँ कि मुझे गालिब ना बहुत ज़्यादा समझ में आता नहीं है अभी भी, लेकिन मैंने बहुत लोगों से सुना है। मतलब जो आता भी है समझ में, मुझे हिट नहीं करता गालिब, लेकिन मैं बहुत लोगों से सुना है कि एज के साथ-साथ ना उनके मायने बढ़ते जाते हैं गालिब की शायरी के। नहीं, बट आई थिंक दैट्स ट्रू फॉर लाइफ आल्सो, लाइक बुक्स वगैरह भी, राइट, ये इवन किताबें छोड़ो यार, कोट भी आपने कुछ पढ़े होंगे ना, राइट, राइट। लव इज दिस एंड दैट, ऑल ऑफ दैट यू रीड एंड यू लाइक वेरी गुड, और आपने स्कूल में पढ़ लिया था, कॉलेज में पढ़ लिया था। सेम चीज विल जस्ट रीड वेरी डिफरेंट कुछ साल बाद, है ना, उसके नए नए मायने निकलते रहते हैं आपकी इस लाइफ पे के ना हिसाब से। एक छोटी सी लघु कविता लिखी थी मैंने हिंदी इरशाद। में, बड़ी बेसिक सा एक थॉट है कि पढ़ा था जब स्कूल में किसी कहानी की सीख के रूप में, या किसी स्कूल की दीवार पर लिखे हुए कि लालच बुरी बला है। उस वक्त वो सिर्फ एक वाक्य था, बना वो मुहावरा उम्र के साथ धीरे धीरे झेल कर लालच के नुकसान। क्या और जो चीज आपको अनुभूति नहीं समझा पाई, वो शब्द क्या समझाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो ये इसी थॉट पे है कि आपके एक्सपीरियंसेस के साथ हमारा मतलब शब्दों को पढ़ने का जो वेग है वो भी बदलता रहता है, नए मायनों में ढलता रहता है। तो आपने जो पहला परफॉर्मेंस किया था उसकी बात कर रहे थे हम, मुझे ये बताओ कि बिकॉज परफॉर्मिंग इज अ बिग थिंग, आसान नहीं, किसी के लिए भी आसान नहीं है स्टेज पे खड़े होना, बोलना किससे, और ऑडियंस से बात करना और कुछ सुनाना। तो वो स्टेज एंजाइटी और वो सब था आपको, और कैसे आपने डील किया वो पहले परफॉर्मेंस? मुझे लगता है पहली 1-2 परफॉर्मेंसेस में था, उसके बाद मुझे कभी फील नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, मतलब मैं जैसे लोगों के साथ उठता बैठता हूँ परफॉर्मर्स और ये सारी चीज, और जैसे हम इंटरनेट पे भी देखी है स्टेज फ्राइट और ये सब, स्कूल में मैंने 1-2 बार मतलब प्लेस में काम किया था, और कुछ बहुत ज्यादा ऐसे बड़े रोल नहीं होते थे मेरे, बिल्कुल ऐसे करने के लिए कर लिए। वहां भी फील होती थी मुझे कि यार स्टेज पे जाऊंगा, सारे लोग सामने होंगे कैसा। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस भी 2-4 थे, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ बहुत एक्टिव नहीं, बहुत वो नहीं, लेकिन थे। देन हैबिटेट में जब गया पहली बार, तो एक तो क्योंकि हम जो छोटे शहरों से आते हैं ना, हमें कॉम्प्लेक्स बहुत होता है। कोई अगर अंग्रेजी में कुछ पढ़ दे आके बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस में, अब चाहे हमारे पास बहुत अच्छी कविता है, लेकिन हमें कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि यार इसके जैसे कैसे पढ़ूंगा मैं, ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे। वो सारी चीजें ऑब्वियसली पहली बार में हुई मुझे महसूस, और पहले तो मेरी कुछ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी पहली, ऐसे मतलब टांगे कांप रही, और मैं कुछ परफॉर्म भी नहीं कर रहा, ऐसे अखबार की तरह पढ़ दी है मैंने सारी कविता, और ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस है और मैं उतर गया हूँ नीचे। तो मेरी भी पहली परफॉर्मेंस वही थी जैसी सबकी होती है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं। लेकिन फिर करते करते मुझे लगता है 4th-5वीं बार में एक बार आपको ये दिखता है ना कि हाँ आपकी कविता अच्छी लग रही है लोगों को, है ना। अब वहां मैं पंजाबी कविताएं करता था हैबिटेट में, जब सब हिंदी कर रहे थे मैं अकेला पंजाबी कर रहा था उस टाइम पे। और पंजाबी ऑब्वियसली पहुंचती तो उतनी नहीं थी, मुंबई में तो और कम है थोड़ा, लेकिन क्योंकि मेरी पंजाबी पोइम्स भी म्यूजिकल होती थी, तो लोग उसके लिए ही तालियां मार देते थे कि यहाँ क्राफ्ट बड़ा अच्छा है। ये जैसे मैंने आपको बटालवी साहब की पढ़ के सुनाई ना, वैसी चीजें अगर हम थोड़ी ऐसे क्राफ्ट कर दें तो वो उसकी साउंड समझ में आ जाती है। तो वहां एक बार भी तालियां आपको मिल गई ऑडियंस से, उसके बाद फिर नहीं होता है वो स्टेज फ्राइट वगैरह नहीं होता है। पर इम्पोर्टेंट चीज ये कि आप फिर रुके नहीं उसके बाद, बिकॉज कई बार ये होता है कि पहली बार में ड्रीम्स किल हो जाते हैं कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस। ना तो मेरा ड्रीम था, ना मैं कुछ किल होने ही देता हूँ। सही। वो किल होते ही तब हैं जब आप उसको ड्रीम समझ के बैठे हो। अब क्या रिश्ता क्या है जो आपने लिखा? ओके, सो आर्टिस्ट की बात कर लेते हैं। आर्टिस्ट के, अब आपने कुछ तो स्पंज की तरह सोख किया, लाइक यू सोक्ड इन सो मच, और वो एक्सप्रेशन फिर निकला कहीं आपकी राइटिंग में, लिखा आपने, लिखा वो और बड़े दिल से लिखा, और फिर आपको वो दुनिया तक पहुंचाना है। तो ये जो प्रोसेस है ना, जो आया अंदर और फिर वहां पे आपने उतारा कागज पे, और फिर वहां से फिर दुनिया के सामने डाला, इसमें डाउट्स हर स्टेज पे आ सकते हैं इंसान को ना। मैं इसलिए भी ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि शायद मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक राइटर है
जो शायद बड़ी पहले रिटायर हो चुका है, और वो भी मैंने पल्लवी महाजन के साथ भी पॉडकास्ट की थी, तो उनकी पॉडकास्ट में मैंने बताया था ये कि मैंने लिखा कुछ पहले लिखता था, पर जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने इंटरेस्ट डेवलप कराया मेरा शायरी में, नुसरत साहब की कवालियां सुनाई उन्होंने मुझे, और शेरो शायरी करते थे, और उन लोगों को मैंने कुछ दिखाया कि ये लिखा है, तो उन्होंने बोले एक तो तूने लिख दिया इतना घटिया, ऊपर से ये भी हिम्मत के सुना रहा है। मैं आई थिंक मे बी शायद किसी भी स्पिरिट में दी होगी वो कमेंट, लेकिन मैं इतना नाइव था कि मैं आई टुक इट टू हार्ट, और मैंने फिर उसके बाद मैं कहा ओके ये अपने बस की बात नहीं है। अब मैं लिखता हूँ बड़ा कुछ, वो बस पोइट्री नहीं होती, स्टोरी हो सकती है, कुछ और हो सकता है, पर मेरा राइटर वहीं पे खत्म हो गया। तो ये तो मैंने अपनी बताई। आपके प्रोसेस में जनता के सामने तक आने में इतने सारे स्टेजेस हैं जहाँ पे इंसान गिव अप कर सकता है। देखो, इस सवाल को ना मैं बहुत सारे मतलब तरीकों से आंसर कर सकता हूँ। मतलब आई हैव अ सेट ऑफ चॉइस ऑफ वर्ड्स टू आंसर दिस। सो लेट्स ट्राई अ फ्यू। हाँ, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी के कहने पे डिसहार्टन हो गए, तो फिर आप दुनिया के लिए लिख रहे हैं, आप अपने लिए थोड़ी लिख रहे हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि बट यार, इजंट इट नेचुरल कि जो आप कर रहे हो, इजंट इट नेचुरल टू बी लाइक द डिजायर टू बी लाइक्ड, स्पेशली लाइक अब 40 की उम्र में आई डोंट हैव दैट। हाँ। ये भी मैं झूठ बोलूंगा अगर बोलूंगा आई डोंट हैव, आई डू हैव इट ऑफ कोर्स, बट उतना अफेक्ट नहीं करती है आपको। एट सम पॉइंट इफ यू आर कंटेंट विद व्हाट यू आर डूइंग, आप अपने काम को देख के ये बोल सकते हो ना कि आईने में देख के कि यार मुझे बढ़िया लगा, ऑनेस्ट काम है मेरा, ईमानदार काम है, तो काफी है। देखिए, अगर मैं बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बताऊं तो हाँ, मेरे भी बचपन में ऐसे एक्सपीरियंस हुए थे स्कूल टाइम में। मतलब जो मैंने आपको बताया ना कि 4-4 लाइनें जोड़ के मैं खुश हो जाता था, ये 15 की उम्र में। मैंने एक दो बार स्कूल के बच्चों को सुनाने की कोशिश की कि ये देखो मैंने लिखा है कुछ, और वैसा ही रिएक्शन था जैसा आपको मिला कि हंसने लग गए आगे से, या जो भी है वो नेचुरल है, वो होना है। लेकिन वो चीज आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आप उनके लिए थोड़ी लिख रहे हो, है ना। आप मैं इसलिए लिख रहा था क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे रस आ रहा था लिखने में, है ना। और मुझे ये पता था कि अगर बटालवी ने इस लेवल का लिखा है तो इस लेवल का पॉसिबल है, तो वहां तक पहुंचा जा सकता है। अब चाहे मुझे 10 साल लग जाए, है ना, वो भी तो लिख के गया है ना। तो वो चीज एक ड्राइव करती है। ये तो मैं आपको बचपन वाले माइंड बता रहा हूँ। अभी मैं कैसे अप्रोच करता हूँ चीजों को, अभी मुझे लगता है कि इंसान एक पेड़ के जैसा है, ठीक है। अगर पेड़ ये सोचने लगे कि मुझे पानी लेना है कि नहीं, मुझे धूप लेनी है कि नहीं, मुझे फल देने हैं कि नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। हर स्टेप पे डाउट्स तब आते हैं जब आप डाउट करते हो। नेचर पे क्यों डाउट करना है भाई? तुम्हें कुदरत ने दी है कलम, खुद सोच के दी होगी ना, बाकियों को क्यों नहीं दी? ये तुम्हारा फल है, तुम इसको अपने तक नहीं रख सकते। अच्छा, वो खुदगर्जी होगी। और अगर कोई फल खा के बोल रहा है खट्टा है, तो उससे तुम्हें क्या बुरा लगे? खुदगर्जी जो वर्ड यूज किया ना आपने, आई थिंक उसकी जरूरत है। नहीं आई एम थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ राइटर जो लिख रहा है, अभी लिखना, जो इसको सुन रहा है, शायद लिखना चाहता है, शुरू कर रहा है, और वो हेजिटेशन में है, वो डाउट्स में अपने काम को पहुंचा नहीं रहा दुनिया तक। देखो, ये अब हमारी कन्वर्सेशन ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाएगी। मुझे लगता है हमारे बढ़िया दिशा में जा रही है। बाहर का जो संसार है ना, हमारे बाहर का जो संसार है, वो हमारे अंदर के थॉट्स का रिफ्लेक्शन होता है। आज अगर आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपके सामने, और एक्चुअली उल्टा भी है, इट्स द ऑपोजिट आल्सो। जो आपका बाहर का संसार है, आपका एनवायरनमेंट भी डिसाइड करेगा कि आप क्या सोक इन कर रहे हो। वो तो जब आप करने दोगे तब ना। देखो, हमारे अंदर के जो थॉट्स है ना, वो फिर भी कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में है। हमारे बाहर का संसार तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। संसार नहीं है, आपका एनवायरनमेंट आपके कंट्रोल में। मतलब आपके मोहल्ले में अगर गुंडे हैं तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, पर आप उन गुंडों में बैठोगे या आप पोएट्स में बैठोगे, वो आपके कंट्रोल में है। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, जो हमारे बाहर का संसार है ना, वो हमारे अंदर के संसार की रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। अगर आपने अंदर गुंडों वाले थॉट्स कभी पाले ही नहीं, तो आप गुंडों आपको नजर ही नहीं आएंगे। हाँ, एग्जैक्टली, नजर ही नहीं आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। जो चोला पहनता है उसको जीन की दुकान नहीं दिखेगी, है ना। तो वो हमारा रिफ्लेक्शन अपने आप हो जाता है। तो इस बात को अब आप उस सवाल पे लगा के देखिए कि जब आपको अंदर से अच्छा लग रहा है लिखना, आपने जो भी लिखा है, आपको रस आया वो लिख के, बाहर मैटर नहीं करता। उनको आज नहीं तो कल उनको आ जाएगा रस, उनको भी। क्योंकि आपको अंदर आया है तो बाहर आना ही पड़ेगा। बाहर भी कोई तो होगा जिसको आएगा, वरना आपको अंदर भी नहीं आता। इंटरेस्टिंग।
सही तरीका सोचने का यार, और काफी। ये तो मेरा उम्र के हम्म, साथ साथ अभी बना है ये तरीका कि अभी मैं ऐसे अप्रोच करता हूँ चीज़ों। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया है, क्योंकि या बट जो भी आ रहा है उपज रहा है उसका कोई रीजन है। एग्जैक्टली। हाँ, नेचर को क्वेश्चन क्यों करना है? या हम लोग रिजल्ट काफी पैरालाइजिंग होता है ना, रिजल्ट के बारे में सोचना काफी पैरालाइजिंग होता है, क्यों जो सोच, नहीं सोचना वही चाहिए। फल की चिंता मत या करो वाला वही सीन वही है। वही जो गीता में कह दी बहुत वही। पहले। हाँ हाँ, सही। सो आपके परफॉर्मेंस में आपने मैंने आपकी एक पॉडकास्ट देखी थी, उसमें आपने बताया कि आपको स्टैमरिंग का इशू था जी जी और जी थोड़ा बहुत अभी भी है। जी। तो ये एंड आई फाउंड दैट सो इंस्पायरिंग कि फिर एक तो स्टेज फ्राइट वैसे ही किसी को होती है, आम बंदे को, और बंदा स्टैमर करता है और वो बंदा खड़ा होकर परफॉर्म कर रहा है इतने बंदों के आगे, और आज फैन फॉलोइंग भी है उसकी, लोग उसके काम को पसंद करते हैं, उसको देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं। मेरे को लगता है ये मुकाम है यार, बहुत बढ़िया है। मुझे तो लगता है अभी शुरू भी नहीं किया मैंने। शुरू ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स बहुत बहुत आसमां आगे भी हैं, बिल्कुल। पर हाउ डू यू थिंक अबाउट दिस जर्नी? आपको कभी लगता है कि आपने आपने देखे हैं लोग जो स्टैमर करते हैं और जो कभी स्टेज पे नहीं जाएंगे या सोचते भी नहीं होंगे उसके बारे में? सच बताऊं तो मुझे स्टैमर करने हम्म वाले लोग बहुत कम मिले हैं दुनिया में, मिले जरूर हैं लेकिन कम मिले हैं, और जो मिलते हैं ना हम्म वो कभी दिल खोल के डिस्कस नहीं करते। तो मुझे ये नहीं पता कि बाकी जो लोग स्टैमर करते हैं उनके अंदर क्या चलता है। हम्म मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरे अंदर क्या चलता था या है ना। बचपन में तो ऐसा था कि बहुत स्टैमर करता था, मैं बोल ही नहीं पाता था, हम्म है ना। और एक सर्टेन एज तक, मतलब एक सिग्निफिकेंट एज तक, फोर्थ फिफ्थ क्लास तक हम्म नहीं बोल पाता था मैं, हम्म तो मैं चुप ही बैठा रहता था। मुझे आंसर पता भी है अगर हम्म ठीक है टीचर पूछ रही है कुछ, मैं हाथ खड़ा नहीं कर रहा हम्म कि या तो मुझसे बोला नहीं जाएगा या फिर मैं हकला के बोलूंगा, बच्चे हंसेंगे। हम्म तो और वो हुआ भी होगा कई बार, जब भी हुआ हाँ होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो होता था, हाउ डिड दैट मेक यू फील? और फिर आप उस मतलब उससे बाहर कैसे निकले उस मैं सोच बाहर से? नहीं निकला, मैं अंदर ही हम्म अंदर बंद हो जाता था। फिर जब ये बटाल भी पढ़ा ना मैंने, हम्म तो फिर मुझे लगा कि यार ये एक्सप्रेशन, अब ये है कि जो बंदा स्टेमर करता, जो बोला नहीं है, जिसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है हम्म लेकिन वो सालों से बात नहीं की है जिसने किसी से, उसको बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव लगेगी पोइट्री कि यार ये तो जादू है, ये तो मैं भी कर हम्म सकता हूँ, किसी हम्म इंसान के साथ नहीं कर सकता, कागज के साथ तो कर सकता हूँ। तो वैसा वाला रेवलेशन हुआ था, यूरेका, कि मतलब ये करते हैं। वहां से बहुत सारी पोइट्री निकली और फिर मुझे अफेक्ट होना भी बंद हो गया, क्योंकि फिर मुझे ये पता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकते, जो हंस रहे हैं वो नहीं कर सकते ये, हम्म तो फिर मुझे इम्पैक्ट होना बंद हो गया। वो साइकोलॉजिकल भी है ना, या कि अब मैं कम, मतलब क्यों समझूं अपने आप हम्म को, वो अलग है मैं अलग हूँ टाइप्स। और ये होने से पहले आपको कभी ये लगता था कि ये आपको होल्ड बैक करेगा लाइफ में किसी भी एंगल से, या? मैं आगे का सोचता ही नहीं था, आज भी नहीं अच्छा। सोचता हूँ, मैं 5 मिनट आगे का नहीं सोचता यार। हम्म क्यों सोचना है आगे क्या होगा, होल्ड बैक करेगा, हम्म क्यों सोचना है? वही तो बीमारी है सबसे बड़ी, हम वही प्रेजेंट तो नहीं जी बीमारी है, रहे। वही ये बीमारी है, इसीलिए मैं हाँ, एक्चुअली पूछ रहा था हम कि ये एक्चुअली प्रेजेंट बीमारी हम है। प्रेजेंट हाँ। नहीं जी रहे। हम्म नहीं, मैं उस टाइम भी नहीं सोचता था बचपन में आगे क्या होगा, आज भी नहीं सोचता हूँ। इट्स अ तो वंडरफुल माइंडसेट। या शुक्रिया। तो वो था। आज भी तो जो आपने बोला कि आपको लगता है बड़ी इंस्पायरिंग चीज है स्टेमर स्टेज तक कैसे जाना, स्टेज, हाँ, तो मैं स्टैमरिंग के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ जो कि टेक्निकल चीजें हैं। स्टैमरिंग के बारे में जब मैंने रिसर्च किया था, मुझे भी काफी लेट पता चली थी ये चीजें। ये बोलने की प्रॉब्लम नहीं होती, ये सुनने की प्रॉब्लम होती है। ओह हाँ, अगर आपका दिमाग की सोचने की स्पीड आपकी बोलने की स्पीड से ज्यादा है, तो आप अपनी बातें खुद सुनकर आप कंफ्यूज हो जाते हो, ओ तेरी। और फिर आप उस स्पीड पे बोल नहीं पाते हो। तो इसको जो टैकल करने के जो थेरेपीज है ना, कि हेडफोन लगा के हम्म इतनी जोर से गाने बजाओ कि आपको बाहर की आवाज ना आए, हम्म और फिर बोलने की कोशिश करो कि आपको हम्म अपनी आवाज आए। वो सब चीजें जब मैंने रिसर्च की, या फिर एक एक फिल्म आई थी 2008-9 के आसपास शायद, द किंग स्पीच, उसको 9 ऑस्कर अवार्ड मिले थे। वो इसी बारे में थी कि एक कोई तो किंग था, उसको स्टेमरिंग की बहुत दिक्कत थी, उसको स्पीच देनी थी ऐसे हजारों हम्म लाखों लोगों के सामने। हम्म तो उसके लिए अलग पूरी दुनिया से थेरेपिस्ट बुलाए गए थे कि हम्म इनको बुलवाना है, इनकी स्टेमरिंग ठीक करनी है। वो फिल्म बड़ी कमाल की फिल्म है, वो देखी थी मैंने उस उम्र में।
तो मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे मेरा डर भी निकलता गया, स्टेमरिंग भी कम होती गई, और एक कॉन्फिडेंस भी अंदर से आता कॉन्फिडेंस है। भी आता गया अंदर से। तो स्टेज तक जाते जाते मुझे कभी फील नहीं हुआ। ऑल्सो स्टेमरिंग के बारे में एक चीज और है कि जब आप ऑन द गो सोच के बोल रहे हो चीजें ना, आप तब स्टेमर करोगे। अगर मैं कोई ऐसा गाना गा रहा हूँ जो मुझे ऑलरेडी याद है, तो मैं स्टेमर नहीं करूंगा, तो रिहर्स चीजें स्टैमर नहीं करोगे नहीं आप। होती। तो स्टेज तो मेरी मोस्टली याद होती थी कविताएं। ओके, ये भी है। इंटरेस्टिंग। मैंने एक पॉडकास्ट की थी, मेरे एक फ्रेंड रिपु दमन बेवरी, जो प्लॉगमैन ऑफ इंडिया के नाम से, वो रनिंग और जॉगिंग और कचरा कूड़ा उठाते हैं रनिंग करते हुए, सफाइयां करते हैं बेसिकली। सो वो करते हैं। तो उन्होंने बताया था कि बचपन में स्टैमरिंग की बहुत दिक्कत थी और उनकी कुछ थेरेपीज हुई, एंड आई थिंक 2 या 3 सेशंस में ही वाज फ्रॉम स्टैमरिंग अ लॉट टू कंप्लीटली नॉट स्टैमरिंग, ही वाज फाइन। तो मुझे लगा कि अच्छा ये ट्रीटेबल है, मेरे को पता नहीं था कि ट्रीटेबल भी है, और एक साइकोलॉजिकल स्विच है इसका, कोई वो कोई सर्जिकल वाली चीज नहीं है कि जो बहुत धीरे धीरे नहीं। बढ़िया विक्रम भाई, बहुत अच्छी बात है कि आप इसको कोई बड़ी बात नहीं मानते या कुछ है, बट मैं बता रहा हूँ कि दिस समथिंग लाइक दिस कैन एक्चुअली बिकम अ हिंड्रेंस लोगों की जिंदगी को काफी होल्ड, क्योंकि इस पॉडकास्ट का नाम फाइंड योर अल्ट्रा है। हाउ डज वन लिव देयर बेस्ट लाइफ एंड अल्ट्रा लाइफ, और वो अल्ट्रा लाइफ से रोकने वाली हमारी बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में, एंड इफ यू हैव एन इम्पेयरमेंट लाइक दैट इट कुड डेफिनेटली होल्ड यू बैक। तो ये मुझे उस एंगल से भी बहुत एनीबडी लिसनिंग टू दिस, वाचिंग दिस, और वो स्टैमर करते हैं, बढ़िया एग्जाम्पल है उनके सामने कि एक परफॉर्मर बैठा है। जी, इसके बारे में मैं ना सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप संतरे के पेड़ हो और दुनिया में सेब बिक रहे हैं और आप सेब उगाना चाह रहे हो, तो आप दुखी रहोगे। क्या बात, संतरे उगाओ, एक दिन बिकने लगेंगे। वाह, बस इतना ही है। वाह। जो करने के लिए बने हो वो करो ना। आपको स्टेमरिंग भी नेचर नहीं दी है, आपको कलम भी नेचर नहीं दी है, उसकी तौहीन क्यों करते हो? अब ये कहना आपके लिए आसान है क्योंकि आपके पास एक कॉलिंग है, लाइक यूर अ पोएट, माय ब्रदर वाज अ डांसर। एक कॉलिंग जो अंदर से होती है आसान होता है। आधी ज्यादा दुनिया तो स्ट्रगल इसी में करती है कि क्या करने के लिए बने हो, पता लगाने में उम्र निकल जाती है, क्योंकि वो ड्रीम कर रहे हैं। जो मैंने बोला, मैं 5 मिनट आगे का भी नहीं सोचता। प्रेजेंट में अगर आप सच में रहना चालू कर दोगे ना, तो ये जो आप बात बोल रहे हो, ये भाई 50 मेडिटेशन रिट्रीट्स के बाद में समझ में आती है लोगों को, जो आप बोल रहे हो इतना कैजुअली। मुझे भी बचपन से नहीं थी। हाँ, मैंने भी मतलब ऑब्वियसली उम्र के साथ लिविंग इन द प्रेजेंट इज लाइक द थिंग ऑफ द डे। अटेंशन आपकी कहाँ है और मोमेंट में आप हो कि नहीं हो, इसी मतलब। लेकिन ये जेन्युइन इश्यूज हैं कि लोग जो आगे का सोचते हैं ना। आपको ये कहाँ से, लाइक हाउ डिड यू लर्न अबाउट दिस? बचपन में सिखाया था किसी ने, या माहौल था ऐसा, या कैसे, लाइक हाउ डिड यू डेवलप दिस? मुझे भाषा बाद में मिली है। मैं ये चीजें कर रहा था पहले से प्रैक्टिस, वो मुझे बाद में पता चला। जब मैं कविता लिखने वाले जोन में होता हूँ, या फिर होता था, अगर मैं बचपन की बात करूं, अब तो मेरा थोड़ा प्रोसेस भी अलग हो गया पहले से। जब मान लो ये 15, 16, 17 साल का जो विक्रम है, वो जब कविता लिखने वाले जोन में होता था ना, वो पंखे वंखे दरवाजे सब बंद कर लेता था। उसको पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए होता था, है ना। इतना ज्यादा प्रेजेंट में होना, क्योंकि कविता जब आती है आपको ये नहीं पता होगा एक लाइन लिखते टाइम की इसके अगली क्या होने वाली है। आपको कविता का एंड नहीं पता होगा कभी भी। वो कभी सोच के नहीं आती, वो मनन है, वो आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन है टाइम के साथ। ठीक है, तो मेरी पोइट्री डेवलप ही वैसे हुई है। और ये चीज मुझे उस टाइम नहीं पता थी कि ये मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। बाद में जब मैंने ये सब, जो आप रिट्रीट्स की बात कर रहे हो और जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसके बाद मुझे रियलाइज होता है कि ये तो मैं कब से कर रहा हूँ। ये तो मुझे 15 साल हो गए करते हुए। मोमेंट में रहने की एक प्रैक्टिस करनी, एक धागा पकड़ के खींचना, वो तो मेरा पोइट्री में ही हो रहा था वैसा। इंटरेस्टिंग। इसलिए मुझे शायद आसान लगता है आज। आपका आप बोल रहे थे अभी कि आपका प्रोसेस अब अलग हो गया लिखने का, वो क्या है? देखो, एक तो दुनिया भी अलग हो गई है, थोड़ी जिंदगी तेज हो गई है। पहले पेन पेपर से बिना हम लिख ही नहीं पाते थे। अभी धीरे धीरे फोन पे लिखने की आदत हमने डाल ली है। अभी भी जब वक्त मिलता है तो पेन पेपर से ही लिखना चाहता हूँ मैं। और आज भी मुझे लगता है कि पेन पेपर जब मैं लेके बैठता हूँ तो मैं वापस बचपन में पहुंच जाता हूँ। तो मैं ज्यादा बेहतर, आसानी से वो जोन पकड़ पाता हूँ, प्रेजेंट वाला। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं फोन पे नहीं
लिखा मैंने, फ़ोन पे भी मैंने बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं। वो वाला प्रोसेस वाला चेंज तो आया ही है। उसके अलावा ना मुझे लगता है एज के साथ ये होता है कि हमारे ऊपर ना लेयर्स बहुत सारी बढ़ जाती हैं, है ना? बड़े हो जाते हैं हम, जो या शब्द बड़े हो जाना है ना, अडल्टिंग। एक पंजाबी गज़ल के कुछ शेर थे मेरे कि रोज़ उमर दे धागे विच एक नग पिरोना हुंदा है। रोज़ उमर दे धागे विच एक नग पिरोना हुंदा है। कौड़े घुੱਟ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वाह है ना? ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਲ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਧਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ है। ओफ तो अडल्टिंग ये है कि आपको इतनी सारी आप लेयर्स इकट्ठी हो जाती हैं ना। अब ऐसा नहीं कि वो बच्चा है नहीं अंदर, लेकिन वो ढूंढना मुश्किल हो जाता है आपको। अभी इतनी सारी लायबिलिटीज हम पाल लेते हैं आसपास, दुनियादारी की, जॉब है, ट्रैवलिंग है, फैमिली है, 100 चीज़ें हैं। सबको अटेंशन देने के बावजूद भी अपने अंदर एक वो छोटा सा कमरा महफूज रखना, जहां मैं 15 मिनट के लिए भी अगर जाके बैठूं तो मैं वो वाला बचपन वाला विक्रम बन जाऊं और मैं 4 लाइन भी लिख लूं, वो मुश्किल हो गया है। उस हिसाब से प्रोसेस चेंज हो गया है थोड़ा, वो लेकिन मुश्किल हो गया है। मतलब हाँ, क्योंकि जितना शोर बढ़ता जाता है ना। मेरा मैं यही जानना चाह रहा था हाँ कि वो मुझे इतना अट्रैक्टिव लगा ये आपका जो कमरा आपने छोटा सा बताया हाँ है, हाँ ये हाँ हाँ। इस सीक्रेट स्पेस को कैसे जिंदा रखा जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, इसको जैसे रखा जा मंदिर सकता बनाते है? हो, मंदिर हमारे अंदर होता है, हम घर में बना लेते हैं। वो सीक्रेट स्पेस हमारे अंदर है, घर में बना लो एक। ब्यूटीफुल या घर में बनाओ और कोशिश करो बाकी सारी दुनियादारी को सेटिस्फाई करके वहाँ 15 मिनट भी चुरा लो अगर, तो वही है, लवली उतना ही हो पाएगा। लवली आर्टिस्ट ऑल काइंड्स नशे करने क्यों पड़ते हैं उन्हें? ऑफ कोर्स नॉट एवरीबॉडी, बट देयर आपको भी पता है कि कितनी कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं। इतने बढ़िया आर्टिस्ट जो कर्ट कोबेन हो गए, जो मर्जी, दे आर कंज्यूम्ड बाय ड्रग्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स, बहुत ही प्यारा सब्सटेंसेस। क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है। देखिए, आर्टिस्ट जो होता है ना, वो जो समाज की एक एवरेज ऑर्डिनरी एक डेफिनेशन होती है ना इंसान की कि ऐसा होना चाहिए, उससे अलग होता है। ठीक है, अब जैसे आप कह रहे हो कि स्टेमरिंग है या जो भी चीज़ें हैं, है ना, आपको दिक्कत क्यों नहीं महसूस होती कि ये कोई कमी है? क्योंकि जो एक एवरेज जो डेफिनेशन है ना, जो सोसाइटी मुझे बताती है कि इंसान ऐसा होना चाहिए, मैं वो मानता नहीं हूँ। जो लोग मानते हैं वो डिप्रेस होते हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, सोसाइटी के मयार पे खरा नहीं उतर पा रहा, मैं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। उनको एस्केपिज्म चाहिए। उनको ये पता है कि मैं अलग हूँ दुनिया से, इसलिए मैं आर्ट बना पाता हूँ, लेकिन उनको दुनिया जैसा नॉर्मल होना भी है। तो वो होने की जो जो डिज़ायर है ना, वो एस्केपिज्म मांगती है उनसे। वो फिर उनको नशे में मिलता है, वो फिर उनको किन्हीं और चीज़ों में मिलता है, और मुझे होना ही नहीं है नॉर्मल। तो मुझे लगता है कि तो लेकिन आर्टिस्ट को क्यों करना पड़ता है? आपको क्या लगता है कि क्यों आर्टिस्ट इतने अलग हैं वो, क्योंकि कई लोगों को तो इसलिए। इवन आप अपने दोस्तों में भी आपको दिखता है कि आई एम मोर क्रिएटिव व्हेन आई स्मोक अप, और ये ना मिथ है, ये मिथ है। आई मीन साइंटिफिकली तो प्रूव नहीं है कि ऑफ कोर्स ये मिथ है, बट इसमें भी कोई यू कांट डिनाई कि ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ ब्रेन आपको उन एरियाज में लेके जाते हैं जहां पे आप थोड़े से जो रोजमर्रा है ना उससे ऊपर उठे हुए होते हो। बिल्कुल आपको लेके जाते हैं, लेकिन क्या आप होल्ड कर पाते हो? नहीं। फिर ये मिथ बनी ही इसलिए है कि जब मैं पोइट्री लिखते लिखते मैं जिस स्टेट में पहुंच जाता हूँ नेचुरली, बिना किसी नशे के, अगर मैं वो स्टेट पे नहीं पहुंच पा रहा, मान लो, है ना, और मैंने कोई नशा कर लिया और मुझे वो स्टेट के थोड़ा सा पास फील हो गया ना, तो मैं ये बोलने लग जाऊंगा, यार भाई ये नशा तो ऐसा है, ये तो आपको ले जाता है वहां पे जहां से आइडियाज आते हैं। लेकिन आप अगर किसी को ये पूछोगे ना कि तुमने कितने आइडियाज जॉट डाउन किए, या तुमने नशे के बाद कितना ओरिजिनल अच्छा आर्ट किया है क्रिएट, तो उनके पास आंसर नहीं होंगे।
इस चीज के। वो स्टेट में जाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो जब आपके ब्रेन केमिकल्स आपको लेके जाएंगे ना, तो आप उसको होल्ड कर पाओगे उस स्टेट को। आप नशे में होल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आप घोड़े पे बैठे हो, घोड़ा कहीं भी जा रहा है, वैसा वाला सीन हो जाता वो है। झलक दिखाता है आपको खाली, और उसके बाद एग्जैक्टली उसका दुख गायब हो जाता है, और फिर आप और हाँ, तो आर्टिस्ट ना एडिक्ट हो जाते हैं उस स्टेट के। तो ये भी एक जिंदगी में सफर है बहुत बड़ा, एक इंसान को ये समझना कि नहीं, मुझे नेचुरली अचीव करना है। गीता में ये जो 4 चीजें मना की गई है ना, कि इंटॉक्सिकेशंस, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स और वायलेंस, नॉन वेज, वो सब एक में आ जाता है। ये चारों में आप नोटिस करोगे कि हमारा जो माइंड का मतलब फीडबैक मैकेनिज्म है ना, वो खराब होता है। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कि मैं इतनी मेहनत करूंगा और मुझे उसका इतना रिवॉर्ड मिलेगा, डोपामिन, है ना। अभी मैं यहाँ पे बैठा बैठा नशा करूं, मुझे बैठे बैठे इतना डोपामिन न मिल जाएगा, जो मुझे बिना नशे के मुझे 1 घंटा जिमिंग करनी पड़ेगी। तो मुझे बिना मेहनत के वो चीज मिल रही है अगर, तो वो फिर मेरी लाइफ के लिए सही प्ले नहीं करने वाली। राइट। और ये डोपामिन लूप ही पूरा बिगड़ जाता है फिर, क्योंकि एक्चुअली जो स्पाइक ऐसे मिला ना, एग्जैक्टली, वो जब नीचे आता है तो वो बेसलाइन से नीचे आता है, फिर आप डिप्रेशन में जाते हो, फिर आप नॉर्मल पे नहीं रहोगे। डाउनर होता है, जो डाउनर जो होता है ड्रग्स का। तो ये तो मुझे लगता है कि अब कॉमन सेंस है कि अगर आपको इतनी साइंस पता ही है तो आप मत करें वो चीज, है ना। ऑसम यार, आई थिंक दिस हैज बीन ब्यूटीफुल। ऐसी कोई बात जो आप करना चाहते हो और मैंने अभी तक नहीं करने दी हो? या मैं तो दुनिया भर की बातें करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जो भी बातें हुई हैं बहुत मजा आया है। आई एम सो ग्लैड यार, दैट्स सो नाइस टू हियर। एज एन आर्टिस्ट, समवन हु इज परफॉर्म्ड ऑन स्टेज, आप नए जो यंग आर्टिस्ट हैं, बच्चे हैं, लिख रहे हैं, अभी लिखना चाहते हैं, उनको क्या सलाह दोगे आप? कैमरा से बचो। कैसे बच सकते हैं आज के टाइम पे? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कभी कभी लकी भी फील करता हूँ कि मेरी वो वाली जो ग्रोथ वाले ईयर्स थे वो उन सालों में हो गए जब ये फोन कैमरा इतना कॉमन नहीं हुआ था। लेकिन आज मैंने कुछ लिखा है, मैं उसको आज ही इंस्टाग्राम पे डाल दूं और मुझे आज ही 26 लाइक मिल जाए, मुझे उसका आज ही डोपामिन मिल जाए ना, वो चीज आपको ग्रो नहीं करने देगी। मतलब जो बीज होता है ना, वो अंधेरे में फटता है, वो कभी रोशनी में नहीं फटता। तो नेचर में हमें हर चीज के मेटाफर मिल जाते हैं। नेचर में आपको ना जिंदगी से रिलेटेड हर चीज की सीख मिल जाएगी, आपको और कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि जो बीज है ना, वो अंधेरे में फटता है, क्या उसको अंधेरे में फटने दीजिए। आई थिंक अगर स्पॉटलाइट में आता है जल्दी, तो फिर वही आपकी क्रेविंग्स बढ़ा देता है, रिजल्ट्स वाली, कि एडमिरेबिलिटी की। वो मेजरेबल कर देता है, क्वांटिटेटिव कर देता है, वो क्वालिटेटिव नहीं रहता। वो रिड्यूस कर देता है फिर आपकी। मैंने 6 लाइन लिखी, मुझे जो डोपामिन फील हुआ है ना, वो 6 लाइन लिख के दुनिया की कोई भी कीमत ना उसका वो नहीं लगा सकती, उसका प्राइस नहीं, उसकी बोली नहीं लगा सकती उसकी। क्या आप 26 लाइक के लिए आप उसकी वैल्यू जाने दोगे? ये सवाल है। वो ज्यादा बड़ा है, वो आपके पर्सनल भगवान से रिश्ता है वो। ये क्या है 26 लाइक, है कुछ नहीं है। वाह, क्या बात है। तो एक हमने अभी तक कुछ सुना नहीं है यार, कुछ सुना दो बढ़िया सा। मतलब क्या सुनना चाहेंगे, बताइए। तो फाइंड योर अल्ट्रा है पॉडकास्ट का नाम। ऑडियंस मिक्स है, बट पीपल आर सीकिंग देयर बेस्ट वर्जन। अपनी जिंदगी जो करने आए हैं धरती पे, वो बेहतर कैसे करें। एनीथिंग दैट इंस्पायर्स पीपल और लव सुनेंगे, हिंदी सुनेंगे, पंजाब, जो आपका मन हो, लेकिन पंजाबी तो डेफिनेटली सुननी है मुझे। अच्छा। और आपकी खाना बदोश जी, और भी अगर आप कुछ सुनाना चाहें तो दैट विल बी अमेजिंग। ठीक है। अभी क्योंकि आपने मोटिवेशनल मतलब पोइम्स जैसा कुछ बोला, तो पंजाबी की एक कविता है, मुर्शिद उसका टाइटल है। ये मैंने बहुत एक वैसे फेज में लिखी थी जब मैं काफी डाउन फील कर रहा था जीवन में। लॉकडाउन के आसपास जॉब नहीं थी, कुछ नहीं था, दिल्ली आया था नौकरी ढूंढने वापस से, अच्छा, है ना। जब तो उस फेज में जब ये हुई थी, जब मैं नौकरी ढूंढ रहा था, उसके बाद जोश वाली नौकरी मिल गई थी जब। अच्छा। मेरे मुर्शिद मैनू राह दियो, कुछ लौ दियो उत्साह दियो, मेरे मुर्शिद मैनू राह दियो। ਅੱਜ ਘੜਾ ਆਸ ਦਾ ਊਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਘੜਾ ਆਸ ਦਾ ਊਣਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਧ ਵੀ ਦੂਣਾ ਹੈ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਹੈ ਸਿਸਕੀ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹਾ ਸਜਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਲੋ ਦਿਓ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਓ।
ਮੰਨਿਆ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੁੱਲਾਂ ਨੇ ਵਾਹ ਮੰਨਿਆ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੁੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਹੇਠਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੀਜ ਹੋਇਆ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਤੋਂ ਰੀਝ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੀਜ ਹੋਇਆ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਤੋਂ ਰੀਝ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਦੀ ਕੁੱਛੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੁੰਜੇ ਇੱਕ ਨਾਚੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨੀਰ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਪਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਧੁੱਪ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਬਸ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਓ ਕੁਛ ਲੋ ਦਿਓ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵਾਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਹ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲ ਸੜਦੇ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਤੇ ਪੁਰਖੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲ ਸੜਦੇ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਤੇ ਪੁਰਖੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹਸਤੀ ਵੀ ਸਭ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉੱਠ ਭਾਫ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮ ਜਾਵਾਂ ਉੱਠ ਭਾਫ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮ ਜਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਪੌਣ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਣ 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 ਜਾਵਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੰਤਰ ਪੜ ਜਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਪੌਣ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਣ 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 ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਰੁਖਤ ਅਨੋਖੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੰਤਰ ਪੜ ਜਾਵਾਂ ਆਲਮ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸੋਕ ਲਵਾਂ ਸੜਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਵਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਣਮਿਣ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਬਿਕਰਮ ਤੋਂ ਰਿਮਝਿਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਡੁੱਬਦੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਭ ਭੁਲਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਓ ਕੁਛ ਲਓ ਦਿਓ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਓ वाह साहब मतलब कमाल क्या लिखा है यार बहुत क्या शुक्रिया, लिखा है बहुत- बहुत ही खूब बहुत बहुत ही शुक्रिया खूब सर। बहुत ही खूब हाँ। मतलब ऑडियंस होती है तो चुटकियां तालियां सब बज रही होती बहुत जबरदस्त शुक्रिया अमेजिंग व्हाट क्राफ्ट डूड लाइक ब्यूटीफुल ये तो मैं रिपीट पे सुनने वाला हूँ शुक्रिया सर और क्या सुना सकते हैं आप क्या सुनाना चाहेंगे खाना बदोश में पढ़ देता हूँ कि हाँ। खाना बदोश भी वही है कि हम्म, जीवन के एक डाउन मोमेंट में अब ये भी कितनी कमाल की चीज है ना कि जो हम्म। मोटिवेशनल कविताएं होती हैं वो हम बहुत डाउन मोमेंट में लिखते हैं क्यों क्योंकि वो हमारी जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो हमारे महादेव है अंदर के वो हिट कर रहे होते हैं वहां पे हम्म। तो बड़ी बड़ी मुझे ना इंटरेस्टिंग बहुत लगता है कि ये साइकोलॉजी फिलोसफी माइथोलॉजी सब एक ही है अगर ध्यान से देखा जाए ना टेल मी मोर और बताओ मुझे कैसे कैसे एज इन मतलब ये जो खाना बदोश कविता है ना ये उस मोमेंट पे हुई थी और इसमें बेसिकली ना जो शिव के 108 रूप हैं उनमें से एक जो वॉन्डरर वाला जो रूप है जो ट्रैवल करता है वो अपने अंदर ही कहीं एक्सप्लोर कर लिया मैंने और वो कविता में उतर के आया उसके बाद ही ये टैटू वैटू लिए थे मैंने क्या बात तो अभी मैं देखता हूँ तो वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है मतलब जब आप इतने ज्यादा डिप्रेस्ड हो कि आपके सामने खाने की प्लेट पड़ी और आपको लगता नहीं मैं डिजर्व नहीं करता वहां जो आपके अंदर से सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हिट करती है जीवन की है ना जिंदगी जो 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 मौत से पहले थोड़ी सी जिंदगी है ना जो आपको मरने नहीं देती जो मौत के मुंह से बचाने आती है वो शिव है ठीक है इसलिए आपने जिनको दर्शन भी हुए हैं ना आपने ये चीज सुनी होगी कि नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था वहां मुझे महादेव दिखे है ना वैसा तो मैं इसलिए कह रहा था कि कितना एक ही चीज है फिलोसफी साइकोलॉजी माइथो अगर हम ध्यान से देखने जाए अब आपकी लाइफ में रोल ढूंढ लेती हैं तीनों चीजें सारी हाँ तो मैं क्योंकि शब्दों के पार देखता हूँ ना चीजों को तो मुझे लगता है कि हाँ ये तो एक ही चीजों को अलग अलग वर्ड्स में बोला गया है एक ही जो सच्चाई है जीवन की उसी को खैर खाना बदोश आंखों को नींद ने घेरा है और चारों ओर अंधेरा है आंखों को नींद ने घेरा है और चारों ओर अंधेरा है मेरे इंतजार का अंत नहीं ना रात का कोई सवेरा है पलकों पर बोझ है सपनों का और होठों से खामोश हूं मैं ये कैसा खाना बदोश हूं मैं ये कैसा खाना बदोश हूं मैं मुझे भूख लगी तो जागा हूं मुझे प्यास लगी तो भागा हूं सदियों से दर दर भटक रहा मैं खंड काल में लटक रहा एक लोक गीत का राग हूं मैं सबके जहनों में अटक रहा एक लोक गीत का राग हूं मैं सबके जहनों में अटक रहा अपने ही मन की धुन में उलझा नाच रहा मदहोश हूं मैं ये कैसा खाना बदोश हूं मैं ये कैसा खाना बदोश हूं मैं
रस्तों के आगे रस्ते हैं, ये शहर भी मुझ पे हंसते हैं, मेरी मंजिल झूठी लगे इन्हें, मेरे सपने लगते सस्ते हैं, ये अक्सर मुझे सवाल करें तुम जैसे लोग भी बसते हैं। वाह, क्या बात। रस्तों के आगे रस्ते हैं, ये शहर भी मुझ पे हंसते हैं, मेरी मंजिल झूठी लगे इन्हें, मेरे सपने लगते सस्ते हैं, ये अक्सर मुझे सवाल करें तुम जैसे लोग भी बसते हैं। मैं भेद हृदय का रास करूं, मैं सबको नजरअंदाज करूं, मैं भेद हृदय का रास करूं, मैं सबको नजरअंदाज करूं, हर कदम कदम रस्ते रस्ते मंजिल को थोड़ा पास करूं, कभी पर्वत में, कभी नहरों में, कभी कस्बों कूचों शहरों में, कभी रंगों में, कभी चेहरों में, कभी तरह तरह के जहरों में, वाह, बस ढूंढ रहा संतोष हूं मैं, ये कैसा खाना बदोश हूं मैं। कुछ आर नहीं, कुछ पार नहीं, मेरे मन में कोई विचार नहीं, कुछ आर नहीं, कुछ पार नहीं, मेरे मन में कोई विचार नहीं, मैं बचपन से निर्मोही हूं, मुझे किसी चीज से प्यार नहीं, मैं मालिक हूं मेरी सांसों का, होते मुझसे व्यापार नहीं, मुझे इल्म नहीं कोई रिश्तों का, मेरे घर का कोई आकार नहीं। वाह, मिट्टी, माँ, महबूबा, मुर्शिद, मिट्टी, माँ, महबूबा, मुर्शिद, किस किस का अफसोस हूं मैं, ये कैसा कैसा खाना खाना बदोश हूं बदोश हूं मैं, मैं। ये क्या कैसा खाना बदोश हूं मैं। मेरी चाल में अजब सी तेजी है, आंखों में अमर सी ज्वाला है, मेरे सर पे छत है तारों की, मेरा हर एक सूरज काला है, मेरे बदन पे राख के धब्बे हैं, मेरे गल में सांप की माला है, डगमग डगमग मेरे पांव चले, मेरा हर एक कदम निराला है, डर मुझे भला किस चीज का हो, खुद चांद मेरा रखवाला है, ये नीली रात स्याही है जिसने मुझे अब तक पाला है, और कागज को समझाता हूँ कि किस हद तक निर्दोष हूं मैं, ये कैसा खाना बदोश हूं मैं, क्या ये बात, कैसा खाना क्या बदोश। बात। शुक्रिया शुक्रिया। बेहद खूबसूरत। एक और पंजाबी से एंड करते हैं यार। मेरे अंदर हीर प्यासी है, पई फिरदी टोर निरासी है, मेरे अंदर हीर प्यासी है, ਨਿਤ ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਵੰਜਲੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਖੇ, ਪਟਕੀ ਫਿਰਦੀ ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਝਲਕ ਪਵੇ ਨਾ ਜੋਗੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਤੋੜ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰ ਪਿਆਸੀ ਹੈ, ਪਈ ਫਿਰਦੀ ਟੋਰ ਨਿਰਾਸੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝਾਕੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਵਿਕੇ ਮਾਰੂ ਥਲ ਪੈਂਦੇ ਡਾਕੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਚੀਚਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਫਾਕੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਐਸੇ ਭਰਮ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋਗ ਲਿਬਾਸੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰ ਪਿਆਸੀ ਹੈ, ਪਈ ਫਿਰਦੀ ਟੋਰ ਨਿਰਾਸੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਾਂਝਾ ਬੜਾ ਸੁਹਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਉਸ ਚੋਂ ਝਲਕ ਪਵੇ, ਮੇਰਾ ਰਾਂਝਾ ਬੜਾ ਸੁਹਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਉਸ ਚੋਂ ਝਲਕ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਟਕਾਵੇ ਤੇ ਛਲਕ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਪੀਰ ਦੀ ਵੰਜਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਂਠ ਚੁਹਾਉਣ ਦੀ ਲਲਕ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਪਲਕ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਝਟ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਉਂ ਦੇਵ ਲੋਕ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰ ਪਿਆਸੀ ਹੈ, ਪਈ ਫਿਰਦੀ ਟੋਰ ਨਿਰਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੈਂ ਭਾਲ ਕਰਾਂ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੋਚਾਂ ਮੈਂ ਖਿੜਦਾ ਮੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਤੇ, ਸੱਚ ਕਹਿਨੀ ਆ ਤਾਂ ਮੱਚਦੇ ਨੇ ਸਭ ਝੂਠ ਦੀ ਤਾਲ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਲੀ ਚੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖਣ ਬਿਕਰਮ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰ ਪਿਆਸੀ ਹੈ, ਪਈ ਫਿਰਦੀ ਟੋਰ ਨਿਰਾਸੀ ਹੈ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। विक्रम बुमराह, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच भाई, थैंक थैंक यू फॉर डूइंग दिस, थैंक यू। थैंक यू, लव्ड इट।